गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का बहुत ही अहम हिस्सा, जिससे कि पूरी व्याकरण इस हिस्से पर टिकी हुई है और उसका नाम है क्रिया, अर्थात हम कह सकते हैं क्रिया प्रकरण। सबसे पहले हमें देखना यह है कि जो अपने पास में जो क्रिया शब्द है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लेना है क्रिया शब्द का अर्थ। क्रिया शब्द के अर्थ के आधार को लेते हैं तो क्रिया शब्द का अर्थ होता है करना, अर्थात किसी काम को करना, या कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना का जहाँ रूप होता है वह रूप होता है क्रिया। अब यहाँ पर देखिए कि इस क्रिया रूप को अगर हम लेकर के देखते हैं तो बेटा वाक्य में क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि उस वाक्य की जो पूर्णता निर्भर करती है वह निर्भरता केवल क्रिया शब्द पर करती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। जब किसी भी वाक्य में अगर हम ये पहचानते हैं कि किसी वाक्य में कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है, तथा उसमें समाहित जो काल है वह कौन सा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रिया के माध्यम से ही की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे हिंदी भाषा की अगर जननी को अगर हम आधार लेते हैं तो हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है, और संस्कृत में जो क्रिया का जो रूप होता है उसे हम धातु कह सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि क्रिया शब्द के अर्थ के आधार को अगर हम लेते हैं तो अब यहाँ पर हम ले सकते हैं धातु। अब यहाँ पर एक अपने पास में एक नया प्रश्न बनता है कि धातु क्या है। अर्थात धातु एक संस्कृत में समाहित वाक्य में किसी काम को करने का एक पूर्ण रूप होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु क्या है, तो धातु क्रिया का मूल रूप है। अर्थात हम संस्कृत में कह सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। अब क्रिया के मूल रूप को अगर हम धातु के रूप में अगर हम लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर बेटा धातु प्लस, अब यहाँ पर जो अपने पास में जोड़ने वाला या बनने वाला जो रूप अगर हम ले सकते हैं तो वो हो जाएगा प्रत्यय, और उसके बाद में जो यहाँ पर हम लेकर के देखते हैं तो वहाँ पर केवल हमें प्राप्त होता है क्रिया का रूप, यानी कि वहाँ जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, क्रिया का रूप। और फिर जब इसी क्रिया के रूप के साथ में अगर हम काल ऐड कर देते हैं, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं कि जिस समय में जो क्रिया संपन्न हो रही है वह संपन्न होने वाला जो समय है वह समय कहलाता है काल। तो जब इस क्रिया के रूप के साथ में अगर काल को बेटा जोड़ देते हैं तो फिर यहाँ पर बराबर हमारे पास मिलता है वह रूप है क्रिया। अर्थात हम अब यहाँ पर क्रिया शब्द के अर्थ को हम सार्थक बना सकते हैं, क्योंकि क्रिया शब्द का जो अर्थ हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है अपने पास करना। अब देखिए बेटा यहाँ धातु के साथ में अगर हम इसको देते हैं, मान लीजिए अपने पास में धातु है बेटा खा, अगर इसमें हम हिंदी का ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ पर बराबर हमारे पास क्रिया का जो रूप प्राप्त होता है वो है खाना। और इसी खाना शब्द के साथ में अगर हम काल को जोड़ते हैं, मान लें कि अब हम यहाँ वर्तमान काल इसके साथ में जोड़ते हैं, तो वर्तमान काल के जैसे ही जुड़ जाने से यहाँ पर अपने पास में क्रिया प्रकट होगी। और उस क्रिया को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हम ले सकते हैं खाता है, तो इसका मतलब अब जैसे जैसे इसमें काल जुड़ता जाता है अर्थात धातु और प्रत्यय के योग से क्रिया का रूप बनता है, और क्रिया के रूप के साथ में अगर हम काल जोड़ देते हैं तो काल के जोड़ने से यहाँ क्रिया बनती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वहाँ क्रिया का रूप हमें प्राप्त होता है। वैसे ही अगर यहाँ देखिए अलग अलग शब्दों को अगर हम लेकर के देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं धाव, जो धाव एक धातु का रूप है। अगर इसमें अगर हम हिंदी का ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो धाव है, धाव शब्द को अगर लेते हैं तो धाव का अर्थ होता है दौड़ना, तो यहाँ पर क्रिया रूप के आधार पर हमने ले लिया दौड़, और इसमें हमने जोड़ दिया ना प्रत्यय,
और ना प्रत्यय जोड़ने से यहाँ अपने पास में जो क्रिया का रूप मिला वो हो गया अपने पास दौड़ना। अब यहाँ प्लस काल को अगर जोड़ते हैं तो मान लीजिए हमने यहाँ पर भविष्य काल इसके साथ में जोड़ दिया, और भविष्य काल के साथ जुड़ जाने से यहाँ पर जो दौड़ना यहाँ क्रिया का रूप था वो अब यहाँ भविष्य काल के जुड़ जाने से यहाँ पर रूप बनेगा दौड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये जो दौड़ेगा शब्द है वो काल के साथ जुड़ जाने से यहाँ हमें क्रिया प्राप्त होती है। तो इस तरह के यहाँ पर जो भी अपने पास में रूप यहाँ बनते हैं वह सारे के सारे, जैसे पी धातु के साथ में ना प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं तो क्रिया का रूप यहाँ अपने पास पीना बनता है। पीना के साथ में अगर हम भूतकाल अगर जोड़ते हैं तो भूतकाल के साथ जुड़ जाने से अब यहाँ हमारे पास जो क्रिया है वो क्रिया बन जाएगी पीता था या पिया। अब इस तरह के जो रूप यहाँ बन रहे हैं वहाँ केवल हमारे पास क्रिया और धातु रूप के साथ में क्रिया का नया रूप प्रकट होता है। तो इस तरह की जैसे ही हमारे पास में शब्द जुड़ते जाते हैं, अब हम अलग अलग शब्दों को ले सकते हैं, जैसे पढ़ना को ले सकते हैं। अब पढ़ धातु में अगर ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया का रूप अपने पास पढ़ना होता है। जैसे ही हम उसमें काल जोड़ते हैं तो काल के जुड़ जाने से, चाहे वो वर्तमान काल में हम उसको जोड़ें, चाहे भूतकाल में उसको जोड़ें, चाहे भविष्य काल में उसको जोड़ें, तो जैसे जैसे काल यहाँ पर जुड़ता जाता है वैसे वैसे यहाँ क्रिया का रूप भी बदलता रहता है। तो यहाँ हम जोड़ने के लिए जैसे उठना ले सकते हैं, लिखना ले सकते हैं, खाना ले सकते हैं, दौड़ना ले सकते हैं, पीना ले सकते हैं आदि ऐसे शब्द आते हैं जो बेटा धातु प्लस हिंदी के ना प्रत्यय के जुड़ जाने से क्रिया का रूप मिलता है। और उसी क्रिया के रूप के साथ में अगर हम काल, तीनों कालों में से कोई सा भी अगर काल उसके साथ जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर हमारे पास वहाँ क्रिया प्राप्त होती है। तो ये तो था अपने पास में एक क्रिया का प्रारूप, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि क्रिया का रूप। अब क्रिया के रूप के साथ में अगर हम इसको परिभाषा के रूप में लाएं तो परिभाषा के रूप में लाने पर अब हमारे पास यहाँ देखिए क्रिया की परिभाषा बनती है। अब क्रिया की परिभाषा को अगर आधार लेकर के देखते हैं तो यहाँ हमारे पास प्रश्न बनता है क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होने, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना जहाँ पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अर्थात अब यहाँ पर जैसे राम लिखता है, मोहन पढ़ता है, तो ये सब क्या है अपने पास में एक क्रिया का रूप बन जाएगा। तो जिन शब्दों से, अर्थात यहाँ पर जो शब्द क्रिया को संपन्न करते हैं या जिन शब्दों से किसी काम का संपन्न होने का जहाँ बोध होता है वहाँ हम उन शब्दों को क्रिया कह सकते हैं। अब देखिए बेटो यहाँ नेक्स्ट क्रिया की परिभाषा के आधार पर हम लेते हैं क्रिया के भेद। अब क्रिया के भेद को अगर हम आधार लेते हैं तो क्रिया कितने प्रकार की होती है। अब यहाँ पर क्रिया के भेद को अगर हम एक आरेख के माध्यम से, एक अपन डायग्राम के माध्यम से अगर इसको समझना चाहें कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो यहाँ पर क्रिया के भेदों को अगर हम लेकर के देखते हैं तो जो क्रिया के जो भेद माने जाते हैं वो 3 रूपों में, अलग अलग रूपों में हमें प्राप्त होते हैं। एक कर्म के आधार पर होता है, तो दूसरा संरचना के आधार पर होता है, तो तीसरा काल के आधार पर होता है। अर्थात अब हम ये समझ सकते हैं कि जो क्रिया के भेद हैं वो 3 रूपों में हमें प्राप्त होते हैं। और तीनों ही रूपों के अगर आधार को लेकर अगर हम एक आरेख के रूप में ले जाएं तो आरेख के रूप में ले जाने पर यहाँ अपने पास में क्रिया के 3 रूप अर्थात 3 भेद हमें प्राप्त होंगे। जो पहला भेद होगा उसको बेटा हम नाम देंगे कर्म के आधार पर। जो पहला क्रिया का भेद होगा वो किसके आधार पर लेंगे हम, कर्म के आधार पर। इसका जो दूसरा हम भेद लेंगे वो लेंगे संरचना के आधार पर। तो यहाँ पर अब देखिए कि अलग अलग रूप अपने पास में बन रहा है कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और तीसरा जो यहाँ पर हम भेद का निर्धारण करेंगे वो करेंगे काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया के भेद, यानी कि काल के आधार पर क्रिया भेद को अगर हम लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर क्रिया के भेद हमें 3 रूपों में प्राप्त हो रहे हैं। और तीनों रूपों के आधार को लेते हैं। पहला कर्म के आधार पर,
दूसरा संरचना के आधार पर और तीसरा काल के आधार पर। अब यहाँ देखिए बेटा, कर्म के आधार पर अगर क्रिया के भेद को लेकर के देखते हैं, दूसरा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद को लेकर के देखते हैं और तीसरा काल के आधार पर क्रिया के भेद को लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर रचना के आधार पर या कर्म के आधार की क्रिया के भेद को अगर लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद को अगर लेकर देखते हैं तो क्रिया के आधार पर यहाँ पर हम इसके दो भेद ले सकते हैं। पहला जो भेद है जिसको हम नाम दे सकते हैं अकर्मक क्रिया, पहला जो भेद होगा वो अपने पास में होगा अकर्मक क्रिया, और दूसरा जो इसका भेद होगा वो होगा सकर्मक क्रिया। इसका मतलब बेटा कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद बनते हैं, एक अकर्मक क्रिया तो दूसरी बनती है सकर्मक क्रिया। या हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, पहले वाले रूप को हम सकर्मक क्रिया नाम दे सकते हैं तो दूसरे वाले को हम अकर्मक क्रिया नाम दे सकते हैं। उसके बाद में बेटा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद को अगर लेकर के देखते हैं तो संरचना के आधार पर इस क्रिया के भेद को अगर हम लेकर के देखते हैं तो संरचना के आधार पर जो क्रिया भेद होते हैं वो हमारे पास 5 प्रकार की होती है। संरचना के आधार पर जो क्रिया भेद है 5 प्रकार है, उसमें से जो पहला भेद अपने पास में है, पहला हम उसको नाम दे सकते हैं, उसको हम नाम देंगे संयुक्त क्रिया। पहले वाले जो रूप को हमने यहाँ पर नाम दिया वो हो जाएगा अपने पास संयुक्त क्रिया। दूसरी क्रिया के नाम को अगर लेते हैं तो वो हो जाएगा अपने पास नाम धातु क्रिया। तीसरे यहाँ पर क्रिया के रूप को अगर हम लेकर के देखते हैं तो वहाँ हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। चौथे रूप को बेटा यहाँ अगर हम नाम लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर अलग अलग हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और पांचवें रूप को अगर नाम देते हैं तो ये हो जाएगी अपने पास कृदंत क्रिया। और नेक्स्ट वाले रूप को अगर नाम लेकर के देखते हैं तो वहाँ पर हो जाएगी आज्ञार्थक क्रिया। तो यानी कि अब यहाँ पर देखिए कि क्रिया के भेद को अगर हमने आधार लिया तो संरचना के आधार पर ये अपने पास क्रिया के भेद बन गए। अब संरचना के आधार पर क्रिया के भेद को एक आरेख के रूप में अगर हम इसको लेकर के देखते हैं तो आरेख के रूप में लेने पर यहाँ पर क्रिया के अपने पास अलग अलग रूप आ रहे हैं। तो संरचना के आधार पर जो क्रिया का भेद है वहाँ पहला हो जाएगा अपने पास संयुक्त क्रिया, दूसरी हो जाएगी नाम धातु क्रिया, तीसरी हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया, पांचवी हो जाएगी कृदंत क्रिया और छठी हो जाएगी बेटा आज्ञार्थक क्रिया। अब वैसे ही यहाँ पर काल के आधार पर अगर क्रिया के भेद का अगर हम रूपांतरण करते हैं तो काल के आधार पर क्रिया के भेद के अगर रूपांतरण को अगर लेते हैं तो काल का मतलब होता है समय, यानी कि जिस समय में जो क्रिया संपन्न होती है उस समय को हम क्या कह सकते हैं, काल कह सकते हैं। अब काल के आधार पर अगर हम क्रिया के भेद को लेते हैं तो यहाँ बेटा पहली बनेगी अपने पास में भूतकालिक क्रिया, यानी कि पहली क्रिया भेद को हमने नाम दिया वो हो गया भूतकालिक क्रिया। दूसरे रूप को अगर लेते हैं तो ये हो जाएगी अपने पास वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया। और तीसरे रूप को अगर यहाँ पर नाम देते हैं तो वो हो जाएगा भविष्यकालिक, भविष्यकालिक क्रिया। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद बन गए, काल के आधार पर यहाँ पर 3 भेद बन गए। अब यहाँ एक आरेख का अपने पास में रूप आ रहा है कि जैसे ही हमने काल के आधार पर क्रिया के भेद का रूपांतरण किया तो काल के आधार पर क्रिया के भेद को हमने, जैसे अपने पास में काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो यहाँ पर काल के आधार पर जैसे ही हमने क्रिया के भेद को लिया तो पहला जो क्रिया का भेद बना वो अपने पास भूतकालिक क्रिया का रूप बना। दूसरा बेटा यहाँ जो अपने पास रूप बना वो वर्तमानकालिक क्रिया का रूप बन गया। और तीसरा जो यहाँ पर अपने पास रूप बना वो भविष्यकालिक क्रिया का रूप बन गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा क्रिया भेदों के आधार पर या क्रिया के भेद के आधार का अगर जैसे ही हमने यहाँ पर आकलन किया तो आकलन करने पर जो अपने पास में यहाँ एक तो थी सकर्मक क्रिया,
और दूसरी थी अपने पास में अकर्मक क्रिया। अब यहाँ एक सकर्मक क्रिया और दूसरी क्रिया अकर्मक। अब यहाँ पर ये कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद बनते हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, अलग अलग प्रश्न यहाँ पर हम पुटअप कर सकते हैं, ये अलग अलग टाइप के प्रश्न यहाँ पर अपने पास में बन सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है बेटा अकर्मक क्रिया। उसके बाद में बेटा दूसरा प्रश्न बनता है अपने पास, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं, जिसमें पहला हम नाम दे सकते हैं संयुक्त क्रिया, दूसरा हम नाम दे सकते हैं नाम धातु क्रिया, तीसरा हम नाम दे सकते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा हम नाम दे सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा हम नाम दे सकते हैं कृदंत क्रिया और छठा बेटा नाम दे सकते हैं आज्ञार्थक क्रिया। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरा प्रश्न अपने पास में बनता है कि काल के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अब यहाँ पर काल के आधार पर क्रिया के भेदों को अगर हम बांटते हैं तो काल यहाँ पर अपने पास तीन होते हैं, वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और भविष्य काल होता है। तो जिस समय में जो क्रिया संपन्न होती है उसी के अनुसार उसको कालों में विभक्त कर दिया जाता है। अब काल के आधार को लेते हैं तो जैसे भूतकाल में अगर कोई क्रिया संपन्न होकर होती है तो वहाँ पर भूतकाली क्रिया का रूप बन जाता है। अगर वर्तमान काल में कोई क्रिया संपन्न होती है तो वहाँ पर वर्तमान कालिक क्रिया का रूप बना दिया जाता है। और अगर भविष्य में अगर कोई क्रिया संपन्न होती हो या वाक्य में ऐसा शब्द जो क्रिया से संबंधित आता हो जो भविष्य को प्रदर्शित करता हो, वहाँ पर भविष्यत कालिक क्रिया का रूप बन जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया के भेद को अगर लेते हैं तो पहला भेद यहाँ पर अपने पास में बनता है और वो है सकर्मक क्रिया। अब देखिए बेटा, सकर्मक क्रिया को अगर लेते हैं तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, यानी कि सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है। यानी कि हम ये जान सकते हैं कि जो अपने पास सकर्मक क्रिया है वह सकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं तथा सकर्मक क्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो हम इसको सकर्मक क्रिया के आधार पे कर्म के आधार को अगर लेकर के देखते हैं तो हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। अर्थात अब हम ये कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो सकर्मक क्रिया के बेटा यहाँ तीन भेद होते हैं। पहली होती है पूर्ण एक कर्मक क्रिया। पहली जो क्रिया को नाम देंगे वो नाम देंगे पूर्ण एक कर्मक क्रिया। पहली हो जाएगी पूर्ण एक कर्मक क्रिया। उसके बाद में जो दूसरा यहाँ पर रूप बनता है वो हो जाएगा पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। और तीसरा बेटा यहाँ जो इसका जो रूप बनता है वो बन जाएगा अपूर्ण। उसको हमने नाम दे दिया अपूर्ण सकर्मक क्रिया। इसका मतलब जो यहाँ सकर्मक क्रिया के भेद को अगर लेकर के देखते हैं तो सकर्मक क्रिया के यहाँ तीन भेद बनते हैं। पूर्ण एक कर्मक क्रिया, दूसरी बन जाएगी पूर्ण द्विकर्मक क्रिया और तीसरी यहाँ बन जाएगी बेटा अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अब वैसे ही यहाँ अकर्मक क्रिया के भेद को अगर लेकर के देखते हैं तो अकर्मक क्रिया के भेद का अगर हम आधार लेकर के देखते हैं तो यहाँ अब अपने पास में एक नया प्रश्न बेटा और बन जाएगा। अब नया प्रश्न यहाँ पर जो बनने वाला है वो क्या है, अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर देखिए कि सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है, नाम धातु क्रिया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। ये इसकी परिभाषा का जैसे जैसे हम अध्ययन करेंगे तो इनका विस्तृत रूप हमें प्राप्त होता रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम इसको एक आरेख के रूप में अगर प्रदर्शित करते हैं तो इसको हमें समझने में आसानी रहेगी। तो अब यहाँ पर अकर्मक क्रिया के रूप को अगर लेकर के देखते हैं, अकर्मक क्रिया के आधार को अगर लेकर के देखते हैं तो यहाँ अपने पास में एक प्रश्न बनता है कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो अकर्मक क्रिया के अगर भेद को लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। जो पहली क्रिया का जो हमने नाम देते हैं वो होगी पूर्ण एक कर्मक क्रिया, वो होगी पूर्ण अकर्मक क्रिया। जो पहली अकर्मक क्रिया का जो रूप बन रहा है वो है बेटा पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरी जो यहाँ पर क्रिया है वो है अपूर्ण एक अकर्मक क्रिया।
तो अब यहाँ पर अपने पास में एक नया प्रश्न फिर बन गया कि जो अपने पास में जो क्रिया है उस क्रिया के भेद को अगर हम इन्हें यहाँ पर ले लिया तो अकर्मक क्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अकर्मक क्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है वो है पूर्ण एक कर्मक क्रिया और दूसरा जो इसका भाग बन रहा है वो है अपूर्ण एक कर्मक क्रिया। तो अब यहाँ पर बेटा एक प्रकार से अपने पास में ये क्रिया का एक आरेख बन गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रिया के भेद का ये एक प्रकार का आरेख है। और इसी आरेख के आधार को अगर लेकर के देखते हैं तो ये जो क्रिया भेद का अपने पास में जो एक प्रकार का चार्ट बन गया, ये उस क्रिया को समझने में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ हम जैसे ही इसका अगर हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तो विस्तृत अध्ययन करने पर हमें ये ज्ञात होता है, अर्थात हमें ये पता चलता है कि जो पहले अपने पास में जो क्रिया के भेद के अंतर्गत आने वाला रूप है वो है अपने पास कर्म के आधार पर। और कर्म के आधार पर अगर इस रूप को अगर हम देखते हैं तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर यहाँ पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला भेद है सकर्मक और दूसरा भेद है अपने पास अकर्मक। अब यहाँ पर इसका कर्म के जो आधार पर है इनका सबका हम अब पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, अर्थात तो पूर्ण रूप से अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो ये अपने पास में क्रिया का एक आरेख बन गया, अर्थात क्रिया का एक प्रकार से अपने पास चार्ट बन गया। इसका मैं फिर से आपको देखो दोहरान करवा देता हूँ बेटा। क्रिया के भेद को अगर हम लेकर के देखते हैं तो क्रिया के भेद मुख्यतः तीन रूपों में बांटे जा सकते हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर और तीसरा है काल के आधार पर। ठीक है। उसके बाद में बेटा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद का अगर हम वर्गीकरण करते हैं या कर्म के आधार पर क्रिया को अगर बांटते हैं तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। उसके बाद में दूसरा जो अपने पास में यहाँ भेद बनता है वो है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद को अगर लेते हैं तो संरचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं। उसमें से पहला संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, कृदंत क्रिया है और आज्ञार्थक क्रिया है। उसके बाद में काल के आधार पर क्रिया के भेद को अगर लेते हैं तो काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद माने जाते हैं। पहला भूतकालिक क्रिया, दूसरी वर्तमानकालिक क्रिया, तीसरी भविष्यकालिक क्रिया। अब यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जो हमने यहाँ पर दो लिए थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के आधार को लेते हैं तो सकर्मक क्रिया के तीन भेद माने जाते हैं। पहला पूर्ण एक कर्मक क्रिया, दूसरा होता है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया और तीसरा होता है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। उसके बाद बेटा अकर्मक क्रिया के भेद को अगर लेकर के देखते हैं तो अकर्मक क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। पहला पूर्ण एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है अपूर्ण एक कर्मक क्रिया। एक होती है पूर्ण और दूसरी होती है अपूर्ण। तो इस आधार पर क्रिया का अपने पास में एक प्रकार का आरेख तैयार होता है। अब हम इसको आगे अध्ययन करते हैं कर्म के आधार पर। अब देखिए कि कर्म के आधार पर जैसे ही हम क्रिया का अगर अध्ययन करते हैं तो कर्म के आधार पर क्रिया का अध्ययन करने पर जो हमें यहाँ पर प्राप्त होने वाला जो रूप है उस रूप का हम पूर्ण विश्लेषण यहाँ पर करेंगे। अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों का अगर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना क्या है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो यहाँ पर अपने पास में एक नया टॉपिक बन जाएगा, कर्म के आधार पर क्रिया भेद। कर्म के आधार पर क्रिया भेद को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर अपने पास में क्या करना है, इसका हमें अब पूर्ण अध्ययन करना है। पूर्ण अध्ययन यानी कि इसकी हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि कर्म के आधार पर जो क्रिया के रूप बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे वाक्य इसमें प्रयुक्त होते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं पूर्ण होती है, कौन कौन सी क्रियाएं अपूर्ण होती है, कौन कौन सी क्रियाओं में
एक कर्म होता है, कौन सी क्रियाओं में दो कर्म साथ साथ चलते हैं, आदि जो ज्ञान होता है वो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद में लेते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर क्रिया शब्द का जो फल है, उस क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह ये किसे प्रभावित कर रहा है, और इस आधार पर जो किया जाने वाला जो भेद है वह भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के हम दो भेद मान सकते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने पहले आपको बता दिया कि जो दो भेद हमने यहाँ पर माने थे वो दो भेद कौन कौन से थे। पहला था बेटा सकर्मक क्रिया का और दूसरा था अपने पास अकर्मक क्रिया का। अब यहाँ पर इसी के आधार को लेते हैं तो हमने इसका दो रूप विभाजन के आधार पर ले लिया। जो पहला रूप बना वो तो अपने पास में बन गया सकर्मक क्रिया। पहला जो रूप बना है वो है सकर्मक क्रिया, और इसके बाद दूसरा जो अपने पास में रूप बना है वो है अकर्मक क्रिया। तो इसका मतलब अब कर्म के आधार पर क्रिया के हमने यहाँ दो भेद बना दिए, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। हम इसको नाम दे सकते हैं ए, और दूसरे वाले को हम नाम दे सकते हैं ब। अब देखिए कि अब यहाँ पर सबसे पहले जो अध्ययन करने के लिए है ए, जिसका नाम है अपने पास में सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया का अगर हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो अपने पास में ये सकर्मक क्रिया बन रही है, इस सकर्मक क्रिया को कहते कैसे हैं, अर्थात सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो अब यहाँ पर देखिए कि सकर्मक यानी कि इसी के अंतर्गत इसकी परिभाषा या इसके लक्षण इसमें समाहित हो रहे हैं। अब यहाँ पर है सकर्मक क्रिया, सकर्मक। अब यहाँ पर देखिए कि स का अर्थ यहाँ पर अगर हम लेकर के देखते हैं तो स का अर्थ हो जाएगा सहित। तो स अर्थात स को अगर लेकर के देखते हैं तो स का मतलब सहित, अर्थात सहित, अर्थात हम क्या ले सकते हैं सहित। अतः अब हम इसको अच्छी तरह विश्लेषण रूप में ले सकते हैं। अतः सकर्मक का अर्थ है, अतः सकर्मक का अर्थ है। अब देखिए कि सकर्मक का अर्थ क्या है। स यानी सहित, कर्म का मतलब है कर्म यानी कर्म के सहित, कर्म के साथ, ये इसका क्या हो गया, अर्थ हो गया। अतः सकर्मक का जो यहाँ अब अर्थ बन रहा है, जिसको हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा के रूप में बदल सकते हैं, अर्थात जिन क्रियाओं के व्यापार। अब इसको हम परिभाषा के रूप में ले सकते हैं, जिन क्रियाओं के व्यापार। अब देखिए यहाँ पर कर्म सहित जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल। अब यहाँ पर है कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर है कि जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ये अपने पास में एक परिभाषा का रूप आ गया। अब परिभाषा के रूप को अगर लेते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो अब यहाँ पर हो गया कि जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का जो फल है वो कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर एक नया रूप अपने पास में आता है कि इस तरह की जो भी क्रियाएं होती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
कि इस तरह की क्रियाओं में कर्म अवश्य होता है। अर्थात अब देखिए कि इस आधार को अगर हम लेकर के देखते हैं तो जिस क्रिया में कर्म या जो क्रिया कर्म सहित प्रयुक्त होती है वह क्रिया सकर्मक होती है। तो इस आधार पर हम इसको परिभाषा के रूप में ले सकते हैं कि जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इस तरह की जो क्रियाओं में जो कर्म होता है वो अवश्य होता है। जैसे अब यहाँ पर इसको अगर हम एक उदाहरण के रूप में समझे बेटा, या एक उदाहरण के रूप में अगर इसको बदलना चाहें तो हम इसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। जैसे के अगर आधार को लेते हैं तो यहाँ पर जैसे के आधार पर ऐसे कोई बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं। जैसे बालक दूध पीता है। अब यहाँ पर देखिए कि बालक दूध पीता है। अब यहाँ पर ये जो पीता शब्द है, ये पीता है बेटा, क्या है यहाँ पर, ये क्रिया है। अब इस क्रिया का फल जो है वो सीधा किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, वो यानी कि किस पर पड़ रहा है, दूध पर पड़ रहा है। अब यहाँ पर ये अपने पास में हो गया कर्म, ठीक है ना, यानी कि किसको, बालक दूध को पीता है। अब ये जो को यहाँ पर आ गया तो ये दूध अपने पास में क्या हो गया, एक प्रकार का कर्म हो गया। तो अब यहाँ पर इस तरह की, अब यहाँ पर कर्ता पर इसका फल नहीं पड़ रहा है, सीधा कर्म पर पड़ रहा है। इस क्रिया के साथ में कर्म अवश्य हो रहा है। तो इस तरह के जहाँ पर भी रूप आते हैं वहाँ सकर्मक क्रिया का रूप माना जाता है। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, सुरेश पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर जो पढ़ता है क्रिया है, ये इस क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, तो ये पुस्तक अपने पास में कर्म हो गया। तो यहाँ पर क्रिया अपने पास में सकर्मक बन गई। तो अब यहाँ पर जैसे गोपाल ने फिल्म देखी, दूसरा ले सकते हैं गोपाल ने फिल्म देखी। अब ये यहाँ पर जो देखी है ये अपने पास में क्रिया है, और ये फिल्म को देखी तो ये अपने पास में कर्म का रूप बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कर्म सहित वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है। जैसे मोहन जहाज देख रहा है, मोहन जहाज देख रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि ये देखने की जो क्रिया है ये किसको हो रही है, जहाज को देखने की है, तो ये जहाज को अपने पास में कर्म का रूप हो गया। तो इस तरह के जहाँ पर भी वाक्य में या वाक्य में जो क्रिया कर्म सहित जहाँ पर भी प्रयुक्त होती है वहाँ पर जो क्रिया का रूप माना जाता है वो क्रिया का रूप सकर्मक क्रिया के रूप के अंतर्गत आता है। अब यहाँ देखिए बेटा, सकर्मक क्रिया के भेद के अगर आधार को लेते हैं तो ये तो अपने पास में एक एग्जाम्पल का रूप हो गया। अब यहाँ सकर्मक क्रिया को अगर हम बांटते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया के भेद, अगर यहाँ सकर्मक क्रिया के भेद को लेकर के देखते हैं तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं ये यहाँ पर हमें देखना है। तो हम ले सकते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। अब सकर्मक क्रिया के भेद को लेते हैं तो बेटा पहले मैंने आरेख में इसको अच्छी तरह आपको समझा दिया था कि जो सकर्मक क्रिया के जो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो सकर्मक क्रिया के यहाँ पर 3 भेद माने जाते हैं। जो पहला भेद लेंगे वो हो जाएगा अपने पास में पूर्ण, लेकिन ये पूर्ण होगा वो होगा एक कर्मक, पूर्ण एक कर्मक क्रिया। दूसरा यहाँ पर होगा पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, पहला हो गया पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, और तीसरी होगी अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं, अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं।
अब यहाँ देखिए बेटा, इस आधार को अगर लेकर के देखते हैं तो सकर्मक क्रिया के भेद, यानी कि सकर्मक क्रिया के भेद को अगर लेकर देखते हैं तो सकर्मक क्रिया के यहाँ पर 3 भेद होते हैं। पहला है पूर्ण एक कर्मक क्रिया, दूसरी हो जाएगी पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, और तीसरी हो जाएगी अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो इस आधार को लेकर के देखते हैं तो अब यहाँ पर अपने पास में क्रिया के अलग अलग रूप बन गए, यानी कि कौन सी क्रिया किस क्रिया के अंतर्गत आती है, ये यहाँ पर इस क्रिया भेद के अंतर्गत माने जाते हैं, और इस आधार को हम कह सकते हैं कि ये क्रिया भेद के अंतर्गत माने जाने वाली एक रूप है। अब इसी आधार को अगर हम लेते हैं कि पूर्ण एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, पूर्ण एक कर्मक क्रिया के आधार को लेते हैं तो जिन क्रियाओं का वाक्य में एक ही क्रम होता है। अब यहाँ पर है अपने पास में पूर्ण एक कर्मक क्रिया, तो पूर्ण एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिन क्रियाओं का वाक्य में एक ही क्रम होता है उन्हें पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। अब पूर्ण एक कर्मक का मतलब एक ही क्रम होता है, जैसे माँ अखबार पढ़ रही है। अब यहाँ पर देखिए कि माँ के द्वारा अखबार को पढ़ना एक ही क्रम हो रहा है, तो वहाँ पर जो क्रिया का जो रूप माना जाएगा वो होगा पूर्ण एक कर्मक क्रिया का। जैसे सरिता ने रामायण पढ़ी। अब जो सरिता ने जो यहाँ पर रामायण पढ़ी है उसमें भी एक कर्म का भाव प्रकट हो रहा है। कुत्ते ने बिल्ली को काट लिया। अब कुत्ते ने बिल्ली को काट लिया, इसका मतलब एक ही क्रम है। तो पूजा कपड़े धो रही है, इसमें भी एक ही क्रम है। दर्जी कपड़ा सी रहा है, इसमें भी एक ही क्रम है। मंजुला साग खरीद रही है या सब्जी खरीद रही है, वो भी एक प्रकार का एक ही क्रम के अंतर्गत भाव प्रकट होने वाला रूप है। तो जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रम होता है या वाक्य में जो एक ही क्रम युक्त जो शब्द होता है वो पूर्ण एक कर्मक क्रिया के रूप के अंतर्गत माना जाता है। उसके बाद में दूसरा है बेटा पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर पूर्ण द्विकर्मक क्रिया को अगर लेकर के देखते हैं तो पूर्ण द्विकर्मक क्रिया क्या है, वाक्य में जिन क्रियाओं में 2 क्रम होते हैं। अब देखिए कि परिभाषाएं इसी में समाहित है। पूर्ण एक कर्मक में क्या होता है, एक ही क्रम होता है, जबकि पूर्ण द्विकर्मक में क्या होगा कि वाक्य में जिन क्रियाओं के 2 क्रम होते हैं और वे क्रियाएं हमेशा द्विकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत मानी जाती है। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहा है या सिखा रहे हैं, तो अब यहाँ पर अध्यापक किसको सिखा रहे हैं, छात्रों को। क्या सिखा रहे हैं, कंप्यूटर को सिखा रहे हैं। तो छात्रों को और कंप्यूटर को, ये यहाँ पर 2 क्रम एक साथ प्रयुक्त हो गए, तो ऐसा रूप वहाँ पर बन रहा है। तो वहाँ द्विकर्मक क्रिया है क्योंकि 2 क्रम एक साथ वहाँ पर प्रयुक्त हो रहे हैं। माँ ने बेटे को दूध पिलाया। अब देखिए कि माँ ने बेटे को दूध को पिलाया, तो 2 क्रम यहाँ पर एक साथ प्रयुक्त हो रहे हैं। मालिक ने नौकर से कई सवाल पूछे, तो उसमें भी द्विकर्मक क्रिया का रूप बन रहा है। रेखा ने अपने सहेली को खिलौना दिया, उसमें भी यहाँ पर 2 क्रम साथ साथ प्रयुक्त हो रहे हैं। साथ ही दादाजी ने उन्हें चॉकलेट दी थी। अब ये रूप भी अगर यहाँ पर लेकर के देखते हैं तो 2 द्विकर्मक का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो ऐसे रूप जहाँ बनते हैं वहाँ पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का रूप माना जाता है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट है अपने पास अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं। अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं क्या होती है कि जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी, अब इसकी अगर हम परिभाषा अगर लेना चाहें कि अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता है और उन्हें पूरा करने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले अन्य शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें पूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहा जाता है। अर्थात पूर्वाकांक्षी क्रियाएं भी इनको कहा जाता है। अर्थात पूर्वाकांक्षी क्रिया भी हम इनको नाम दे सकते हैं। जैसे मीना अपूर्वा को बिल्कुल मूर्ख समझती है। मीना अपूर्वा को बिल्कुल मूर्ख समझती है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो कर्म तो है, लेकिन यहाँ पर जो सहायक शब्द है, पूर्वाकांक्षी जो शब्द हमने लिया है वो मूर्ख लिया है। तो ये मूर्ख यहाँ पर क्या बन गया अपने पास में, अपूर्ण सकर्मक क्रिया का रूप बन गया। छात्रों ने दीपक को अपना प्रतिनिधि चुना। अब ये जो प्रतिनिधि शब्द है ये अपने पास में क्या है, पूरक शब्द है, अर्थात हम पूर्वाकांक्षी शब्द इसको कह सकते हैं। मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि मानना, तो अब यहाँ पर जो अपने पास में जो सहायक शब्द है वो है भाई। तो ऐसे रूप जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया का रूप माना जाता है।
तो इस तरह की बेटा जहाँ पर भी ये क्रियाएं होती है, ये सारी की सारी क्रियाएं केवल अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत मानी जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सारी क्रियाएं सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं, और सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आने के कारण यहाँ सकर्मक क्रियाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, अर्थात 3 भागों में हम इसको विभक्त कर सकते हैं। कल के कक्षा में फिर हम इसी क्रिया के भाग, जो इसका दूसरा पार्ट है अकर्मक क्रिया को लेकर के फिर हम उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।